दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद जहरीली हो गई है। पोल्यूशन के खतरनाक स्तर को देखते हुए सरकार ने ग्रैब 4 लागू कर दिया है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी ट्रकों की एंट्री बंद कर दी गई है और साथ ही सभी स्कूल भी बंद रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 450 को पार कर चुका है। प्रदूषण की वजह से सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण बढ़ने से ग्रैब 4 लागू कर दिया गया। ग्रैब कई चरणों में लागू होने वाली योजना है। जब AQI 200 से अधिक होता है तो ग्रैब 1 लागू किया जाता है। AQI 300 को पार करने पर ग्रैब 2 और 400 से अधिक होने पर ग्रैब 3 लागू होता है और AQI 450 से अधिक होने पर ग्रैब 4 लागू किया जाता है। ग्रैब 4 लागू होते ही कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। सभी तरह के निर्माण और तोड़फोड़ के काम पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। दिल्ली में ट्रकों और भारी वाहनों की एंट्री बंद है। सिर्फ जरूरी सामानों की आपूर्ति करने वाले वाहनों की एंट्री होगी। दिल्ली में 10वीं और 12वीं कक्षा को छोड़कर सभी क्लासेस की ऑनलाइन पढ़ाई का फैसला लिया गया है। वर्क फ्रॉम होम की सिफारिश की जा सकती है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर ऑड इवन नियम भी लागू किया जा सकता है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आज समीक्षा बैठक करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। बात पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की, जहां पर बिगड़ते हालात के बीच में एनपीपी ने बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। हालांकि समर्थन वापस लेने से सरकार पर फिलहाल कोई संकट नहीं है और आज गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के ताजा हालात को लेकर हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। मणिपुर में विरोध प्रदर्शन और उग्र हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने इम्फाल में कई विधायकों के घर में तोड़फोड़ की। बीजेपी के एक विधायक के घर पर भी हमला किया गया। प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ भी की। बढ़ती हिंसा और हमलों को रोकने के लिए इम्फाल समेत मणिपुर के कई शहरों में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इम्फाल में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च भी किया। प्रदर्शनकारियों ने इंडियन ऑयल के एक डिपो का भी घेराव किया और डिपो पर ताले जड़ दिए। दरअसल जिरीबम जिले में 3 महिलाओं और 3 बच्चों के शव मिलने के बाद प्रदर्शनकारियों ने इम्फाल घाटी के कई हिस्सों में शनिवार को हिंसक प्रदर्शन शुरू किया, जिसके बाद से वहां अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को शांति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। अमित शाह आज भी मणिपुर के हालात की समीक्षा करेंगे। इस बीच एनपीपी ने एन बीरेन सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। हालांकि बीजेपी की सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और बात झारखंड विधानसभा चुनाव की। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज के लिए प्रचार का शोर आज थम जाएगा। दूसरे फेज में 38 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। झारखंड में आज प्रचार का शोर थम जाएगा। दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज रांची पहुंचेंगे और वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ झारखंड के समर में उतरेंगे। 3 विधानसभा क्षेत्रों में आज सीएम योगी रैलियां करेंगे। योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे राजमहल में एक जनसभा करेंगे। दोपहर 12:55 पर जामताड़ा में उनकी रैली होगी। तो वहीं दोपहर 1:50 पर देवघर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस बीच झारखंड में दूसरे चरण के प्रचार खत्म होने के एक दिन पहले बीजेपी को चुनाव आयोग ने एक कैंपेन वीडियो हटाने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए कैंपेन वीडियो में बीजेपी के नारे पर जेएमएम ने आपत्ति जताई थी और चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद आयोग ने बीजेपी को सोशल मीडिया के अलावा जहां जहां कैंपेन वीडियो चल रहा है उसे हटाने का निर्देश दे दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल झारखंड में हुंकार भरी और आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी पर सवालों की बौछार कर दी। तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने घुसपैठ के मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाए जाने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोकारो में एनडीए उम्मीदवारों के लिए चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और निशाने पर थे राहुल गांधी। नड्डा ने ओबीसी आरक्षण को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर सवालों की बौछार कर दी। राहुल गांधी ओबीसी की चर्चा कर रहे हैं। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी कि पूज्य दादी जी उस पर क्यों बैठी रही, क्यों उस पर एक्शन नहीं लिया गया। जेएमएम भी बीजेपी पर हमलावर है। घुसपैठ का मुद्दा उठाने पर जेएमएम ने बीजेपी पर पलटवार किया। कौन सा दूरबीन वो अमित शाह की आंखों में लगा हुआ है और दूरबीन हम लोग भी ढूंढ रहे हैं। तो दूरबीन हम लोग की भी आंखों में लगे कि वो माइक्रो लेवल का भी चीज देख लेते हैं।
झारखंड चुनाव में बाबूलाल मरांडी के साथ चंपाई सोरेन की भी बीजेपी में काफी चर्चा हो रही है। हालांकि चंपाई सोरेन भी योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे नारे से इत्तेफाक नहीं रखते दिखे। रोटी बेटी और माटी का पुकार है, झारखंड को बचाना है। हालांकि चंपाई सोरेन ने ये माना है कि झारखंड में घुसपैठ बड़ा मुद्दा है और बीजेपी की सरकार बनते ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर किया जाएगा। देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी प्रचार के दौरान आपने देखा जमकर बयानबाजी हुई और कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर खूब पलटवार भी किया। अब चुनाव आयोग से जो शिकायत की गई बयानबाजी को लेकर, इस पर दोनों ही पार्टियों के अध्यक्षों को आज जवाब देना है। बीजेपी और कांग्रेस की शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए चुनाव आयोग ने दोनों दलों को नोटिस भेजा और दोनों पार्टियों के अध्यक्षों को दोपहर 1 बजे तक जवाब देने को कहा। दरअसल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से 11 नवंबर को 2 शिकायतें दर्ज कराई थी, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और दूसरी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ। इन शिकायतों में उन पर महाराष्ट्र और झारखंड में झूठे और विभाजनकारी भाषण देने का आरोप लगाया गया था। चुनाव आयोग से आचार संहिता के उल्लंघन की जाँच कराने की मांग की थी। ठीक इसी तरह जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी में चुनाव आयोग ने कांग्रेस के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायतों का जिक्र किया है। बीजेपी ने 13 नवंबर को 2 शिकायतें दर्ज कराई थी। महाराष्ट्र में संविधान के बारे में गलत बयान देने का आरोप लगाया था। राज्यों के बीच मतभेद पैदा करने के लिए झूठ बोलने का आरोप लगाया गया था। आयोग ने दोनों पार्टी के अध्यक्षों को लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान जारी की गई एक एडवाइजरी की याद दिलाई, जिसमें कहा गया था कि वो अपने नेताओं पर नजर रखें ताकि चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक मर्यादा और आचार संहिता का उल्लंघन न हो। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार का शोर भी आज थम जाएगा। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और वोटों की गिनती होगी 23 नवंबर को। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कई दिग्गज आज हुंकार भरेंगे। बीजेपी के आखिरी प्रचार अभियान की अगुवाई पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। जेपी नड्डा आज सुबह 11:10 पर ठाणे की बेलापुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। दोपहर 2 बजे सोलापुर के अक्कलकोट विधानसभा क्षेत्र में रैली करेंगे। दोपहर 3:55 पर रायगढ़ के करजत जमखेड़ विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज प्रचार के आखिरी दिन मुंबई में सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत ने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अबू आझमी के लिए प्रचार किया और बीजेपी पर निशाना साधा। 20 तारखेच्या मतदानाच्या दिवशी जनता न्याय केल्याशिवाय राहणार नाही आणि या महाराष्ट्रातला प्रत्येक गद्दार हा पराभूत झाल्याशिवाय राहणार नाही। कालपासून राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जे आलेले आहेत आणि 2 दिवसापासून अमित शाह आणि मोदी महाराष्ट्रातून गायब झालेले आहेत। विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में सभी दलों की ओर से प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी गई है। मुंबादेवी सीट से शिवसेना शिंदे गुट की उम्मीदवार शायरा एनसी के लिए नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने प्रचार किया और महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में सभी दल जीत का दावा कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। आज शाम 5 बजे चुनाव शोर थम जाएगा, लेकिन उम्मीदवार पूरे जोश के साथ प्रचार में जुटे हैं। मुंबई की मुंबादेवी सीट पर चुनाव लड़ रही शायरा एनसी के लिए बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने चुनाव प्रचार किया और महायुति के सत्ता में आने का दावा भी कर दिया। बीजेपी सेना क्यों इम्पोर्टेंट है? फायदा सबसे ज्यादा महाराष्ट्र का होगा। महाराष्ट्र जो मांगेगा सरकार को देना पड़ेगा और अगर ऑपोजिशन को लाएंगे तो यही सुनने को मिलेगा, हम पैसा मांग रहे हैं, दे नहीं रहे। महायुति गठबंधन को फिर सत्ता में आने का भरोसा है। बीजेपी का हर नेता भी ये बात दोहरा रहा है, लेकिन नवनीत राणा ने सरकार बनाने के साथ सीएम पद का चेहरा भी बता दिया। हमारा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में 26 नवंबर को जो सरकार यहाँ स्थापना होगी वो महायुति की होगी और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र फडणवीस जी होंगे। एनडीए के सहयोगी दल भी दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में फिर महायुति की सरकार ही आएगी। देखिए, महाराष्ट्र में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी दलों के नेता एक दूसरे पर तीखा हमला बोल रहे हैं। इनमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर अलग अलग दलों के बड़े नेता शामिल हैं। महाराष्ट्र में किसके सिर जीत का सेहरा बंधेगा और किसको मात मिलेगी, ये 23 नवंबर को तय हो जाएगा। लेकिन चुनाव प्रचार में जिस तरह से शब्दों की जंग छिड़ी हुई है, उसने सियासत में गर्माहट पैदा कर दी। कोल्हापुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र सरकार पर शब्दों की तीर से कई निशाने साध डाले। तो यहाँ चोरी की सरकार
थम गई है, पन्नास को के सब कुछ वो सब चले जाएंगे घर को। मल्लिकार्जुन खड़गे के शब्दों के बाण यही नहीं थमे। उन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह को घेरा। वहाँ बच्चे मर रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई झांसी के हॉस्पिटल में। यहाँ इलेक्शन प्रचार करते इनो घूम रहे हैं। मणिपुर में वहाँ लोगों का रेप हो रहा है, घर जला रहे हैं, मार रहे हैं। देश के लोगों के प्रति कोई प्रेम नहीं। मल्लिकार्जुन ने पीएम मोदी पर धमकाने और डराने के आरोप भी मर दिए। अपनी सत्ता बचाने के लिए तालुका जाना, हर जगह जाना, उनकी कुर्सी डगमगा रही है। देखिए, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच में तीखे जुबानी बाण लगातार चलाए जा रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे पर उद्धव ठाकरे और उनकी ही पार्टी के सांसद संजय राउत ने विवादित बयान दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे ने महाराष्ट्र की सियासत का ऐसा पारा चढ़ाया कि अब बात काटेंगे तक पहुंच गई है। शिवसेना उद्धव गुट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने नारे का जिक्र कर डिप्टी सीएम फडणवीस को चेतावनी दे डाली। देवेंद्र फडणवीस आणि सगळ्यांना सांगतोय की तुमचं बटेंगे फटेंगे सोडा, पण मुंबईवरती घाला घातलात तर हम आपको काटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे नारे पर शब्दों के गोले यही नहीं थमे। उद्धव की पार्टी के सांसद संजय राउत तो इससे 2 कदम आगे निकल गए और सीएम योगी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। एक जोकर येतोय, भगवे कपडे घालून बिचारा आमच्या भगव्या कपड्याचा अपमान करतो। चार काय त्याचा बटेंगे तो कटेंगे, अरे तुझा बाप आला पाहिजे इथे आम्हाला। हम 23 तारीख को तुमको फाड़ेंगे फटेंगे तुम्हारी, आप देखो। संजय राउत के तीखे शब्द बाण यही नहीं रुके। उन्होंने पीएम मोदी के एक है सेफ है के नारे को लेकर भी तीखी टिप्पणी कर डाली। एक है तो सेफ आहे वगैरे, तुम्ही महाराष्ट्रात येणं बंद करा। महाराष्ट्र सेफ है आणि सेफच राहील। और महाराष्ट्र के ही नागपुर में प्रियंका गांधी की रोड शो में बीजेपी और कांग्रेस के समर्थक आमने सामने आ गए, जिसके बाद जमकर हंगामा वहां पर बरपा। दोनों के ही कार्यकर्ताओं को शांत करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने नागपुर में बड़ा रोड शो किया। प्रियंका गांधी का काफिला जब आरएसएस मुख्यालय के पास से गुजरा तो वो अलग अंदाज में दिखाई दी। उन्होंने लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आमने सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई और दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को एक दूसरे से अलग किया। प्रियंका गांधी का पहला रोड शो पश्चिम नागपुर विधानसभा में हुआ। मध्य नागपुर में जब कांग्रेस महासचिव का रोड शो चल रहा था तभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर दी, जिसके जवाब में बीजेपी समर्थकों ने भी मोर्चा संभाल लिया। हालांकि रोड शो के दौरान प्रियंका गांधी ने चुनाव के लिए बीजेपी को शुभकामनाएं भी दी, लेकिन महाविकास आघाड़ी की जीत का दावा भी कर दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।